नमस्कार, द विकी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और आप देख रहे हैं द विकी टाइम्स का बेहद खास कार्यक्रम खम्मा गणी नेताजी। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका जयपुर में हरियाली में बड़ा योगदान रहा है दरअसल। और अगर हम बात करें तो बीजेपी में एक प्रखर वक्ता के रूप में ये जानी जाती है और साथ ही आगे सपनों का घोषणा पत्र बनाने में ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाली है। ये राज्य स्तर पर पार्टी के रूप में जो है अपना एक पक्ष रखती है, लेकिन उतनी ही मजबूती से राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है बेबाकी से अपनी बात रखती है। और इसके साथ ये फैक्चुअल होती है, चेहरे पर हरदम मुस्कान रहती है और तो और इनकी बोली में ही राठौड़ी झलकती है, जिनका नाम है राखी राठौड़। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहले मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी पार्टी में महिलाओं की भागीदारी को आप किस नजरिए से देखती है? देखिए, हमारी पार्टी वो पहली पार्टी रही जिसमें संगठन के स्तर पर हमने सबसे पहले 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया। यानी हमारी पार्टी में जो भी कमिटीज और हमारी जो भी जो सेट बन रहे हैं, संगठन बन रहे हैं, उसमें हमने 33% महिलाओं को स्थान दिया। इसके पीछे मंशा ये थी कि सबसे पहले महिलाओं को तैयार किया जाए। एक संगठन के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में जब हम महिलाओं को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, उन सब की बात उन्हें जब काम करती हैं तो मालूम चलता है। और इसीलिए मैं कई बार इस उदाहरण को देती हूँ कि जब यूपी के अंदर प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को विधायक का टिकट दिया, लेकिन बिना तैयारी के जब उन्हें उतारा तो अल्टीमेटली वो हार गई। और हारने के बाद में मुझे लगता है कि वो हतोत्साहित हुई होंगी, उनका बेसिकली जो मॉरल था वो कम हुआ होगा। तो बेसिकली हमारी पार्टी ग्रास रूट लेवल से महिलाओं को तैयार करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और मैं भी उसी क्रम में, अगर मैं प्रवक्ताओं की बात करूं तो उसी क्रम में मेरा भी नंबर आता है और वहीं से मुझे सीखने को मिला। और आज कुछ भी हूँ तो वो पार्टी ने जो मुझे मौका दिया उसकी वजह से हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली चीज़ मौका मिले। मौका मिलने के बाद आप सीखते हो, जैसा ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है उस हिसाब से आप काम करते हो। और मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं अपनी तरफ से 100% दे सकूँ। जी। अगर बात करें, पिछले कई महीनों से पार्टी ने आपको कई सारी जिम्मेदारियां दी है, उन जिम्मेदारियों के बारे में आप जरा बताइए, कैसी चुनौतीपूर्ण आपके लिए ये रही? निश्चित तौर पे देखिए, सबसे बड़ा चुनौती मेरे पास में अभी जो है वो सह संयोजक का पद है संकल्प पत्र के लिए। संकल्प पत्र में हम एक आपनो राजस्थान कार्यक्रम कर रहे हैं। सुझाव आपका संकल्प हमारा, बेसिकली आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग एक अनूठा कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें जन जन तक पहुंचकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनके क्या सुझाव हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं। लगभग 60 दिन का समय है हमारे इलेक्शंस में अब। तो इनमें इन इलेक्शंस के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो हमसे क्या चाहते हैं, उसके लिए हमने एक जन जन अभियान जो है, जनसंपर्क अभियान, घर घर पहुंचकर उन लोगों की, हमारे लोगों की, राजस्थान निवासियों की हम लोग सुझाव लेंगे। और ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसमें अलग अलग वर्ग के लोग हों, चाहे वो सीए हों, आर्थिक प्रकोष्ठ के लोग हों, या फिर एक मैं कह रहा हूँ कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग हों, मजदूर वर्ग हो, ठेले वाले हों। आजकल गिग वर्कर्स की भी नया एक सेट बन गया है। उनके क्या चैलेंजेस हैं और वो क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये सब हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा इसमें विजन है बेसिकली, क्योंकि आपको हर एरिया को कवर करना होता है। किसी राज्य का संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो एक बहुत बड़ा दायित्व है जिसको निभाने का मैं प्रयास कर रही हूँ प्रवक्ता के रूप में। निश्चित तौर पे पिछले 3 साल से मैं टीवी डिबेट्स में जाती हूँ। अभी मुझे प्रवक्ता होने का भी मौका मिला, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और राष्ट्रीय लेवल पर भी पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। और क्योंकि अब राजस्थान विधानसभा चुनाव होते ही हैं तो अब इनके नज़दीक ज़्यादातर नेशनल चैनल्स पे यहाँ के मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं, तो वो मौका मिल रहा है। मैं पार्टी का फिर तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये दायित्व दिए। जी। आप यहाँ पर जिक्र करी है कि घोषणा पत्र समिति जो है उसकी आप सह संयोजक है। तो 51 रथ जो राजस्थान में रवाना किए गए हैं, हरी झंडी जेपी नड्डा जी द्वारा दिखाई गई है, तो क्या आपको लगता है कि जो सुझाव जनता की ओर से आएंगे उसके आधार पर ही संकल्प पत्र या घोषणा पत्र तैयार होगा? निश्चित तौर पर मुझे लगता है किसी भी सरकार का जो पहला काम है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक हम अपनी बात को पहुंचा सकें। और इससे बेहतर क्या होगा कि हमारा कार्यकर्ता हर जन तक पहुंचेगा, हर एक घर तक पहुंचेगा और वहाँ से जो सुझाव चाहते हैं, जो सोचते हैं कि सरकार में होना चाहिए, वो सब लेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संकल्प पत्र जो आने वाला है एक अनूठा संकल्प पत्र होगा, बाकी संकल्प पत्रों से अलग, जिस तरह से हम लोगों ने इसकी रूपरेखा रखी है। निश्चित तौर पे इसमें आम लोगों की सहभागिता भी होगी। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में हमने संकल्प पत्र तय कर लिया और हमने बना लिया। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी की भी एक मंशा रहती है कि अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति की बात जब तक सरकार तक ना पहुंचे
तब तक कोई भी टारगेट, कोई भी स्कीम, कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि कंप्लीट नहीं हो सकती, और उसी को पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के जरिए भी शायद कहीं ना कहीं यही करने की कोशिश की गई थी, तो फिर ये एक अभियान और नया क्यों है? देखिए, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हमने इस सरकार की जो फेलियर्स हैं, जो नाकामी है, वो लोगों तक पहुंचाई थी। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि हमारी सरकार आएगी, और आने के पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे बड़ी पहला कारण, हमारे पास संगठन की एक बहुत बड़ी ताकत है। 52,000 बूथों तक हम लोगों ने बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख तक का काम कर लिया है, तो बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है हमारी, जो कि संगठन के लेवल पर है। दूसरा, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी योजनाएं जो राजस्थान के अंदर हम लोगों ने चलाई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने हर जो ग्रामीण एरिया है उनके अंदर हमने फ्री गैस कनेक्शंस दिए हों, या मैं कहूँ 40 लाख से ऊपर आवास की हमने व्यवस्था यहाँ की हो, 80 लाख से ऊपर जो किसान है उन्हें किसान सम्मान निधि जो है वो सरकार देती है, और लगभग इतने ही घर से नल जो है हमारी एक परियोजना, हर घर नल परियोजना, उसमें भी काम कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग दूसरा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से, और तीसरा जो सरकार की नाकामी है, क्योंकि आरती आपने भी देखा कि पिछले लगभग 5 साल होने आए किस तरह से एक धड़ा कुर्सी को खींचने में और एक जना कुर्सी बचाने में लगा रहा सरकार का। और जब आप लगातार अपनी कुर्सी के लिए चिंतित हैं तो कैसे जनहित के काम कर पाएंगे, और वही हुआ, ग्राउंड पे कुछ काम नहीं हुआ। तो परिवर्तन इसी बात का परिवर्तन था कि इस तरह से भ्रष्टाचारी सरकार, जिसने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब किया, महिलाओं के अत्याचार के लिए आज पूरे देश में हमारे प्रदेश की पहचान होती है, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, महंगा डीजल, और जो बेरोजगारी है वो हमेशा टॉप 3 में हम रहे। तो जो स्थितियाँ राजस्थान की बनी, उसके लिए जो जिम्मेदार सरकार है, उससे हम परिवर्तन चाहते हैं, और उस यात्रा के माध्यम से हमने ये किया था। उस प्रोग्राम से और ये प्रोग्राम में फ़र्क है। इस प्रोग्राम में हम लोग लोगों की बात सुनने जा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा में हमने अपनी बात, जो उन्होंने महसूस किया, आमजन ने महसूस किया, वो कन्वे करने जा रहे थे, और अब हम लोग लोगों की बात सुनने जा रहे हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं, आपके मन में हमारे लिए क्या सुझाव है, जो भारतीय जनता पार्टी अगर इम्प्लीमेंट करे तो उससे एक अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति का जीवन स्तर बदल सके, अच्छा हो सके, ये हमारा प्रयास। तो मतलब बीजेपी इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट है कि वो जो परंपरा हमेशा से चली आ रही है 5 साल बाद कांग्रेस बीजेपी, वो उसको जारी रखने वाली है। ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने इस बात को मान लिया है। बहुत सारे विधायकों के इस तरह के स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे जो विधायक है उनकी एंटी इनकम्बेंसी है। राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूंगी, उन्होंने छत्तीसगढ़ और एमपी के लिए कुछ कहा, बट राजस्थान के लिए उन्होंने कहा कि मुश्किल है। तो ये लोग मानते हैं इस बात को कि यहाँ मुश्किल है। राजस्थान की जनता इस तरह का जो कुशासन रहा उससे निश्चित तौर पे बदलाव लाएगी, परिवर्तन लाएगी। जी, आजकल आप राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रवक्ता के तौर पर नजर आ रही हैं, तो स्टेट से नेशनल के रूप में आपको क्या अंतर नजर आता है? क्या अंतर है दोनों में आपके लिए? देखिए, एक बड़ा अंतर ये है कि राष्ट्रीय चैनल पे जब आप होते हो तो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आप बात करते हो, आपको पूरा देश का एक फ्रेम, सभी पार्टियों को लेकर के चलना होता है। जब राजस्थान में हम आते हैं तो मोर और लेस यहाँ पर 2 पार्टियां ही हैं, मेन पार्टियां हैं जिनकी हम बातचीत करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लेवल का भी एक्सपोजर एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है, जहाँ पर आपको लगता है कि जैसे G20 सबमिट हुई, अब क्योंकि उस समय मुझे पार्टिसिपेशन का मौका मिला, तो मुझे मालूम चला कि देखिए अब तक जहाँ कहीं भी G20 सबमिट हुई वहाँ पर एक आम समझौता कभी नहीं हुआ। पिछले साल जो बाली में हुआ उसमें भी समझौता एक प्रॉपर सभी का हुआ, वो नहीं कंसेंसस बन पाई, लेकिन यहाँ बन पाई। इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन यहाँ पर रहा, तो देख के खुशी होती है कि हमारा देश अब वो देश नहीं है जो पीछे की तरफ हो। लगातार ऐसा दिखाया जाता था कि हम लोग अभी जो है वो बहुत पीछे हैं, लेकिन आज जो बदलते भारत की तस्वीर उस समय आई तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन राजस्थान अपना राजस्थान है, यहाँ की भी चीज़ें, जब राजस्थान की कोई चीज़ आती है तो निश्चित तौर पे उससे जुड़ी हुई चीज़ों से एक अटैचमेंट नो डाउट है। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, देश के लिए और अपने राज्य के लिए, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। जी, महिला आरक्षण को लेकर भी मैं यह बात आपसे सवाल करना चाहूंगी कि महिला आरक्षण बिल को जो है पारित किया गया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 2023-24 में ही इसे लागू कर दिया जाता तो इससे महिलाओं को फायदा होता? देखिए, क्या है, मोदी जी जब भी कोई काम करते हैं तो वो खाना पूर्ति के लिए नहीं होती, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ। आप ये देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। बेसिकली अगर अभी इसको अप्लाई कर दिया जाता तो चांसेस इस बात के भी थे कि ये कहीं ना कहीं लीगल प्रॉब्लम्स में अटकता। हम चाहते थे बिना किसी कानूनी पेचीदगी के ये पूरा जो ट्रांजिशन होगा, मतलब मैं तो कहूँगी एक बहुत बड़ा बदलाव है
एक बहुत बड़ी चीज़ जो है, बहुत बड़ा जो हमारे राजनीतिक जो आगे का जो सिनेरियो होगा उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। उसके लिए आप तरीके से काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जो 84th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 2002 में हुआ, उसमें कहा कि 2026 में हमारा डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन के बाद में जो है वो 2026 के बाद में जनगणना होगी। 2026 जो 84th कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 2026 के बाद जनगणना के लिए कहा है, और उसके बाद में डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से नए स्तर पर विधानसभा और लोकसभा की बाउंड्रीज तय होंगी। अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए इसी बार से किसी जगह को महिला के लिए फिक्स कर दिया जाता है तो अगले ही चुनाव में वो जगह चेंज हो जाएगी। यानी मान लो मैंने किसी भी जगह पे एक प्रयास किया और महिला को आगे बढ़ा के काम किया, आगे चल के जब जनगणना होगी, जनगणना के हिसाब से डिलिमिटेशन के माध्यम से विधानसभा लोकसभा की सीटें बढ़ रही हैं, तो ऑब्वियसली बाउंड्रीज चेंज होंगी। और मान लीजिए कि उस समय वो महिला के लिए रिजर्व नहीं हुई तो 5 साल फिर कहाँ जाएं। तो बेसिकली कंसेप्ट ये था कि जब 2029 में बिना किसी कानूनी पेचीदगी के इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो अगले 15 साल तक जो सीट वुमेन के लिए रिजर्व्ड है वो रिजर्व रहेगी। मतलब 15 साल का समय मिलेगा एक महिला को कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे काम करे, कॉन्स्टिट्यूंसी पे काम करके आगे चलने का प्रयास करे। तो ये कंसिस्टेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चाहते हैं, धरातल पे चाहते हैं, जिससे किसी कानूनी पेचीदगी में ना रहे, और जब महिला आए तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आए कि हाँ मुझे 15 साल यही काम करना है, एक फ्रेम माइंड। नहीं तो अभी होगा क्या, फिर 29 के अंदर चेंजेस होते हैं। और वो ऑब्वियसली अब वो जैसे वो भी कह भी रहे थे, जैसे पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री जी ने भी कहा कि वाई नॉट सीट, अगर वुमेन सीट आ जाएगी तब। तो हम तो चाहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन बैठे, ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से, ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पूरा काम हो, हर राज्यों से बात की जाए, एक ओपन डिस्कशंस हो और उसके बाद इसको लागू किया जाए। लेकिन मैं एक बात और कहूंगी आरती आपको, माना कि ऑफिशियली 2029 में ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन आपको इसका प्रभाव, इसका असर अभी नजर आएगा, चाहे ना चाहे। हम लोग तो 33% आरक्षण देते ही हैं हमेशा महिलाओं को, प्रयास करते हैं महिलाएं आगे आएं, लेकिन बाकी पार्टियों को भी चाहे अनचाहे अब 2023 के अभी जो राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 24 में लोकसभा चुनाव है, आप देखिएगा कि महिलाओं का प्रतिशत, मैं ये नहीं कह रही 33%, लेकिन पिछले प्रतिशत से बढ़ा हुआ जरूर आएगा। तो मोदी जी की यही करामात है कि उन्होंने इम्पैक्ट, आप कहते हैं कि 2029 से एप्लीकेबल होगा, मैं कह रही हूँ अभी 2023 और 2024 से ही इसे अप्लाई आप होते हुए धरातल पे देखेंगे। जी, राजस्थान में सीएम के रूप में आप महिला को देखना चाहती हैं या पुरुष को? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि एक ऐसा सीएम हो जो राजस्थान में जो स्थिति हुई है उसमें सुधार ला सके। देखिए, मुझे लगता है कि एक जेंडर बाइस से आगे बढ़ के मुझे बड़े फ्रेम में राजस्थान के बारे में सोचने की आवश्यकता है, मेरे स्टेट के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति हो गई, यहाँ पे जो दलितों पे अत्याचार है, बच्चियों पे जिस तरह के अपराध होते हैं, आपने कभी कुएं में, कभी भट्टी में जाते बच्चियों को देखा, ये चीज़ें रिपीट ना हो। बेरोजगारी में हम बेटर पोजीशन पर आएँ, ऐसा नहीं हो कि हमारे युवा जो हैं उनको प्रॉब्लम आए, इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएँ। पर्यटन के क्षेत्र में हमारा राजस्थान बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, उसके बाद ये जो तस्वीर है ये बदलनी चाहिए, चाहे जो भी हो चीफ मिनिस्टर, लेकिन हमारे राज्य की तस्वीर बदलनी चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और भारतीय जनता पार्टी आएगी। और हमारे यहाँ देखिए, हम एक अनुशासन को पालन करने वाली पार्टी है, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो सब कुछ डिसाइड करता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है कि हम डिसिप्लिन के साथ में काम करें, और निश्चित तौर पे जो हमारे राज्य के लिए सबसे अच्छा होगा वो आदरणीय मोदी जी द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, पार्टी में आपके पसंदीदा नेता की अगर हम बात करें तो वो कौन है? मोदी जी, नो डाउट। और आप देखिए, जयपुर के अंदर जो हमारा परिवर्तन महारैली थी, वहाँ क्या क्रेज था आरती। मतलब मैंने कई सालों तक राजस्थान के अंदर ऐसा माहौल नहीं देखा। क्या जोश है युवाओं में एक विश्वास है कि हमारे देश को अगर आगे ले जा सकते हैं तो मोदी जी ले जा सकते हैं, बिना किसी भेदभाव के। जो अगर काम कर सकती थी, जात पात, अभी हम देख रहे हैं कि कई पार्टियां जो हैं वो जाति के नाम पर अब पहले तो धर्म के नाम पे बांटते थे, अब इन्होंने जाति के नाम पे बांटना शुरू किया। लेकिन मुझे लगता है कि युवा और जो अब जो वर्ग हमारा राज्य, मतलब देश का जो नया वर्ग है, वो ये चाहता है कि नहीं, इस तरह से नहीं बांटें आप, जिसको जो ज़रूरत है वो सरकार की तरफ से दिया जाए और सब अपना अपना रोल प्ले करें। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है, जो कि मोदी जी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और इसीलिए मोदी जी फेवरेट नेता हैं। मेरा अंतिम सवाल है कि राजस्थान में जनता बीजेपी को वोट क्यों दे? बीजेपी को वोट दे, बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसने, हम हमेशा कहते हैं कि हमारी पार्टी विद डिफरेंस है।
हमारे यहाँ पर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता एक बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका सरनेम क्या है या किस परिवार में वो पैदा हुआ है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी व्यक्ति के पीछे नहीं, वो संगठन के पीछे है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी जहाँ पर संगठन के अंदर काम करके लोगों को तैयार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, और मैं बहुत सारी पार्टियों का उदाहरण दे सकती हूँ जो फैमिली फर्स्ट की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे नेशन सबसे बड़ा, और यहाँ पर जब भी कभी कोई आगे बढ़ता है तो अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ता है, और जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने परिवार अपने सरनेम पे नहीं बढ़ता। और इसीलिए जिन 3 स्तंभों पर पहले जो सरकारें चलती थी, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, परिवारवाद हो या तुष्टीकरण हो, इन तीनों स्तंभों को ध्वस्त करते हुए सिर्फ और सिर्फ सबका साथ सबका विकास के साथ जो पार्टी चलती है। और दीदी आप बताइए आरती कि पिछले सालों में हम जब यूपीए का लास्ट टेन्योर ध्यान करते हैं तो आपने देखा होगा उस समय लगातार कभी 2G, कभी 3G, कभी कोल, कभी कॉमनवेल्थ, कितने सारे घोटाले सामने आए। लोगों को एक निराशा का भाव था उस समय। लेकिन मैं इस बात को कहते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि पिछले 9 सालों के अंदर एक आरोप विपक्ष जो है वो भ्रष्टाचार का नहीं लगा पाया। मंचा में कहीं कोई डाउट नहीं था। हमारे देश को आगे ले जाना, यही एक ध्येय लगातार प्रधानमंत्री जी का रहा, और वही विश्वास है कि हमारे जो लोग हैं, देश के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और बहुत सारे सर्वे इनफैक्ट दिखा रहे हैं 2024 में भी कि एक बार तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को ही सेलेक्ट करेगी जनता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो ये थी राखी राठौर जी, जो जितनी बेबाकी से नजर आती है अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए, आज उतनी ही बेबाकी से उन्होंने यहाँ पर बातचीत जो है यहाँ पर रखी है। तो अगली बार फिर होगी हमारे इस कार्यक्रम में एक नए मेहमान से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।